वेलकम क्लास, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि हमारा कोर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है, रिवाइज सिलेबस हमने कर लिया है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 2021, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आपको हर एक चीज क्लियर होगी, साथ ही पता चलेगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब हम शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, मॉडल पेपर में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, मतलब 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो आपको सही लगता है आप उसे चूज कीजिए। पर ये जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की तरह मतलब रूप में दिया गया है, जिसको समझने के लिए आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना होगा। हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहने का मतलब है यहाँ पर आपने को बॉयल दिया हुआ है, तो बॉयल यहाँ पर आपको क्या दी गई है, एक वर्ब दी गई है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बॉइल्ड, ऑप्शन बी बॉयल, ऑप्शन सी बॉइल्स, ऑप्शन डी बॉइलिंग। अब बॉयल वर्ब तो चारों में ही आ रही है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सी आएगी? तो आपको ध्यान रखना है कि जो वाटर होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, और ये एक क्या है, कहने का मतलब है दैनिक जीवन में काम आने वाली एक चीज है। कहने का मतलब है इसका टेम्परेचर जो होता है वो फिक्स रहता है। तो टेम्परेचर जहां पर फिक्स होता है उन चीजों के लिए हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगता है। पर वाटर के साथ बॉयल है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या आएगा, बॉइल्स आएगा। तो आंसर नंबर आपकी जो सी होगा वो यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ बॉयल के पीछे आपको S लगा देना चाहिए, लगाना है, जिससे ये आंसर सही हो जाएगा। तो बनेगा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। द थीफ डैश एस्केप बिफोर द पुलिस अराइव्ड। यहाँ पर एक सिंपल सा रूल हमें दिखाई दे रहा है। हमने पढ़ा है कि ये पहले हमें ये पहचानना है कि ये कौन से टेंस का है। तो हमने देखा क्योंकि एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो ये कौन सा हुआ, आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर ये आता है। अब अपन देखेंगे कि जब वर्ब की सेकंड फॉर्म अपन को ऑलरेडी दी हुई होती है पहले से ही, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ये एक नियम है। अगर आप ठीक से करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या टेंस को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म अराइव्ड पहले दी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एस्केप्स नहीं होगा, एस्केप्ड भी नहीं होगा, स्केप भी नहीं होगा, तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ पे है। तो आंसर नंबर होगा डी। यहाँ पर डी आंसर एकदम सही रहेगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सारे पांचों क्वेश्चन करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और 1 नंबर का एक क्वेश्चन आपको दिया गया है। तरुण डैश स्टडी व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे। अब आपको पहचानना है, यहाँ पर मेट शब्द आया है, तो मेट का मतलब है पास्ट में, जब मैं उससे मिला था तो तरुण क्या कर रहा था, इसलिए मेट वर्ब खुद ही बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे वॉज स्टडीइंग। जब मैं तरुण से मिला तो वो पढ़ रहा था, इसलिए तरुण सिंगुलर है, इसलिए उसकी जगह वॉज आया है और स्टडी के साथ ING आया है। तो सही नंबर होगा ए। तरुण वॉज स्टडिंग व्हेन आई मेट हिम यस्टरडे। जब मैं उससे कल मिला तरुण से तो वो पढ़ रहा था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, हिज सन डैश टू गो टू स्कूल डेली। अब यहाँ पर आपको पहचान पता होनी चाहिए कि डेली आ चुका है। डेली रोजाना के कामों के लिए आता है कि वो रोज क्या है, स्कूल जाता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाया जाता है। तो आपको यहाँ पहचानना है, हिज सन है, एक जने की बात हो रही है, तो यहाँ पर आंसर आपका क्या रहेगा, गोज रहेगा। अगर हिज सन के अलावा कोई प्लूरल होता तो आप वहां पर गो भी लगा सकते थे। तो यहाँ पर आंसर नंबर बी होगा, हिज सन गोज टू स्कूल डेली। क्वेश्चन नंबर 5, ट्राई हार्ड एंड वन डे यू विल डैश सक्सेस। आप मेहनत करो और एक दिन आप जरूर सफल होंगे या आपको सफलता मिलेगी। तो मिलेगी फ्यूचर की बात है, मेहनत पहले करनी पड़ेगी फिर सफलता मिलेगी, इसलिए आप यहाँ पर देखिए फ्यूचर टेंस कौन सा है आपको पहचान में पता होना चाहिए। तो फ्यूचर टेंस विल और शैल को ही शो करता है, तो आंसर नंबर यहाँ पर हमारा रहेगा डी। क्या मेहनत कीजिए और एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस तरीके से जो भी आंसर है मैंने आपको फिल करके बताए हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और नियमों को याद करना पड़ेगा। अब हम इसी का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसके अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आपको एक एक्टिव का सेंटेंस दिया जाएगा, पैसिव में भी दिया गया है, बस आपको उसका जो वर्ब है उसको पहचान कर लिखनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हरी हैज रिटन अ पोयम। तो सबसे पहले आपको एक्टिव पैसिव चेंज के जो नियम है वो सबसे पहले याद होने चाहिए, जब भी आप इसको सही कर पाएंगे। तो क्वेश्चन है, हरी हैज रिटन अ पोयम। तो हमने देखा यहाँ पर दिया हुआ क्या है, हमें हैज रिटन दिया हुआ है,
तो हमें नियम पता होना चाहिए कि जब हैज हैव आए तो क्या होता है। बस इतना सही होता है, हैज हैव आए तो पीछे क्या जुड़ जाता है, बीन जुड़ जाता है। बस हमें इस चीज का क्या रखना है, ध्यान रखना है। सिंगुलर होता है तो क्या आता है, हैज, और प्लूरल होता है तो हैव। अब इसको इसने चेंज भी करके दिया हुआ है, कैसे, ऑब्जेक्ट को क्या बनाया है, सब्जेक्ट। अ पोयम डैश बाय हरी। अब चार ऑप्शन है, क्या आएगा यहाँ पर पोयम के हिसाब से, इज रिटन, was written, has been written, had been written। तो हमें पता है has have के साथ हमेशा been जुड़ता है, क्योंकि पोयम सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, has आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, has been written, ये इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। तो आंसर आएगा अ पोयम हैज बीन रिटन बाय हरी। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर हमने देखिए कि जो टेंस है या जो वर्ब है वो दे रखी है इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब हमने देखा फुटबॉल को हमने चेंज किया, फुटबॉल डैश बाय द स्टूडेंट्स। अब अपन को फुटबॉल के अकॉर्डिंग चेंज करना है, इज प्लेड, ऑप्शन नंबर बी इज बीइंग प्लेड, was played या has played। क्योंकि हमें पता है जब भी ing आता है तो ing जब भी आता है तो हम being का यूज करते हैं। कुछ बेसिक नियम हमें पता होने चाहिए जब भी हम इसे सॉल्व कर पाएंगे। जब भी ing आए तो being लगता ही लगता है। बाकी तीनों ऑप्शन में being है ही नहीं, एक में ही है, वो कौन सा है, is being played। इसलिए हमने being से इसका आंसर जो है वो करेक्ट निकाल लिया। तो आंसर नंबर रहेगा बी, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय द स्टूडेंट्स, क्योंकि ing दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, He killed a snake। अब killed जो यहाँ पर हमारी वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है, और जब वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई होती है तो हम आंसर में was या were लगाते हैं। ये हमारा नियम है जो कि हमें याद होने चाहिए, जब भी हम सही कर पाएंगे। आपको मैं बार बार कह रही हूँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म killed है तो हमने इसको चेंज कर लिया, a snake dash by him। अब वॉज और वर्ब में से क्या लगाएं, क्योंकि स्नेक क्या है, एक ही है, तो एक के लिए तो क्या लगता है, वॉज लगेगा, इसलिए यहाँ पर दोनों इज है, ये नहीं होंगे। इन दोनों में हम देखते हैं वॉज किल्ड, तो हमारा आंसर नंबर हो जाएगा सी, अ स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। अब हम इसी का नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। फिल द ब्लैंक्स द सुटेबल मॉडल। हमें मॉडल का ध्यान रखते हुए इन्हें फिल करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई इट डैश रेन टूडे, और इसमें आपको दे रखी है प्रोबेबिलिटी, मतलब कि आसमान में बादल बहुत ज्यादा है तो बारिश हो सकती है। प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, बारिश होने की संभावना क्या है, ज्यादा है। तो जब भी संभावना ज्यादा होती है तो हमेशा मे मॉडल का क्या करते हैं, यूज, कि बादल ज्यादा है तो बारिश हो सकती है, मतलब होगी ही होगी। इसलिए इन चारों ऑप्शन में से मे मॉडल जो है यहाँ पर आएगा। तो आंसर नंबर ए जो है वो यहाँ पर सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, टू ड्राइव अ व्हीकल यू डैश हैव अ लाइसेंस। ऑब्लिगेशन है, मतलब कि आपको एक नियम बताया गया है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना ही चाहिए, मतलब बिना लाइसेंस के आपको गाड़ी चलानी ही नहीं है। तो जब कोई काम बहुत ज्यादा आवश्यक होता है या मैंडेटरी होता है, उसके लिए हम हमेशा मस्ट मॉडल का यूज करते हैं कि आपके पास लाइसेंस तो होना ही चाहिए, मतलब होगा ही। इस तरीके से हम यहाँ पर सी ऑप्शन को क्या है, सही मानते हैं। अब हम इसके बाकी बचे हुए पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट नंबर 2 की तरफ, सेक्शन ए का पार्ट नंबर 2। इसमें आपको एक पैसेज दिया गया है जो कि सीन पैसेज है, आपके चैप्टर में से ही आया है। साथ में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, हिंदी समझनी है और बिल्कुल कम शब्दों में आंसर देने हैं। पैसेज की शुरुआत करते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। पहले पैसेज को पढ़ना है, फिर उसके पीछे पूछे गए क्वेश्चंस का जवाब देना है। आंसर क्वेश्चन, वी शुड रिमेंबर दैट कंटेंटमेंट माइंड एंड हेल्दी लिविंग कैन हेल्प टू कीप अस फ्रॉम मैनी डिजीज। हमें ये याद रखना चाहिए या हम ये जानते हैं कि एक संतुष्ट दिमाग और हेल्दी अच्छा स्वास्थ्य हमें कई सारी बीमारियों से क्या करता है, छुटकारा दिलाता है, या कई सारी बीमारियों से हमें निजात दिलाता है। इन सम वेज, एक अलग तरीके से, इट इज इजियर फॉर द पीपल इन डेवलपिंग नेशंस टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। तो डेवलपिंग कंट्री में बहुत सारे लोगों के लिए आसान है पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना, बिकॉज दे हैव द मोर क्लोज निट सोशल सिस्टम, क्योंकि उनके नजदीकी रिश्तेदार उनके आसपास रहते हैं, एंड विद बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, और साथ ही उन सभी लोगों में अच्छा क्या होता है, संवाद होता है या बातचीत होती है, जिस वजह से उनका अकेलापन दूर हो जाता है और लोग जो होते हैं वो हेल्दी रहते हैं। देन टू मैनी पीपल इन द वेल्थी एंड द डेवलप्ड नेशन, और जो डेवलप्ड नेशन है, जो विकसित देश है, उनके अंदर जो लोग होते हैं उनके पास पैसा भी बहुत ज्यादा होता है, वेल्थ होती है मतलब कि पैसा भी होता है। विद वेरी लिटिल बाय द वे ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द सफोकेटेड मेडिकल फैसिलिटी, अगर हम अलग अलग तरीकों से पैसे को खर्च करें या फिर मेडिकल फैसिलिटी अगर हमें अच्छी मिले तो हम
वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ। तो हम अच्छी मेडिकल फैसिलिटी से को प्राप्त करके भी, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी प्राप्त करने के बाद भी हम पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द इंडिविजुअल इन आवर कम्युनिटीज, और जो कि हमारी कम्युनिटीज में, हमारे समाज में अच्छी भली प्राप्त हो सकती है। इस तरीके से एक पॉजिटिव हेल्थ के ऊपर हमने छोटा सा पैसेज को पढ़ा। पैसेज हमें समझ में आ गया कि पॉजिटिव हेल्थ के ऊपर है। पॉजिटिव हेल्थ हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये हमें इस पैसेज में पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके आंसर मैंने लिखे हैं, पर पैसेज में से आपको कैसे फाइंड करने ये मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि पैसेज के अकॉर्डिंग सेकंड है, हाउ कैन कीप अस फ्री फ्रॉम मेनी डिजीजेस, हम किस तरीके से बीमारियों से बच सकते हैं। तो सबसे पहली लाइन में इसका आंसर दिया गया है, देखिए यहां से यहाँ पर क्योंकि दैट शुरू हो रहा है इसलिए आप यहाँ पर ए लगा दीजिए। ए से इसकी क्या करेंगे शुरुआत। ए कंटेंटेड माइंड एंड द हेल्दी लिविंग कैन हेल्प अस टू कीप फ्रॉम डिजीज। इस तरीके से ये आपका जो पहला आंसर है वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर लिखा है, अ कंटेंटेड माइंड एंड द हेल्दी लिविंग कैन कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिजीज। एक संतुष्ट दिमाग और एक अच्छा स्वास्थ्य हमें कई सारी बीमारियों से बचाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई इट इज इजी इन द डेवलपिंग नेशन टू अचीव पॉजिटिव हेल्थ। डेवलपिंग नेशन में जो विकासशील राष्ट्र है उसके अंदर पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त करना आसान क्यों है। अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड आंसर की तरफ देखेंगे। Because they have more close-knit social system with better communication between people। ये इसका सेकंड का आपका आंसर है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि बिकॉज दे हैव मोर क्लोज नीट सोशल सिस्टम, क्योंकि उनके जो रिश्तेदार होते हैं उनके करीब ही रहते हैं, उनकी अच्छी उनके बीच में बातचीत होती है, इसलिए व्यक्ति अकेला महसूस नहीं करता, इसलिए उनकी पॉजिटिव हेल्थ क्या होती है, अचीव हो जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच टू टाइप्स ऑफ कंट्रीज आर बीइंग कंपेयर्ड। कौन सी दो कंट्रियों को आपस में कंपेयर किया गया है। तो हम पूरा जब इस पैसेज को पढ़ेंगे तो दो कंट्री हमारे सामने आती है। पहली कंट्री की अगर हम बात करें तो वो है डेवलप्ड नेशन। पहले की बात करें तो डेवलप्ड नेशन है और दूसरे की बात करें तो डेवलपिंग नेशन है। दो तरीके की कंट्री हमारे सामने आ रही है, पहली है डेवलप्ड नेशन, दूसरी है डेवलपिंग नेशन। तो दो तरीके की कंट्री का यहाँ पर कंपेयर किया गया है। यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग कंट्रीज, इन दोनों की आपस में तुलना की गई है और बताया गया है कि यहाँ पर रहने वाले लोग किस तरीके से पॉजिटिव हेल्थ को अचीव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी अचीव पॉजिटिव हेल्थ। हम पॉजिटिव हेल्थ को कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा यहाँ पर इसका आंसर, बाय वे ऑफ रिसोर्सेज एंड द सफोकेटेड मेडिकल फैसिलिटी वी कैन अचीव पॉजिटिव हेल्थ। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ये आंसर दिया गया है। अगर हम अच्छी मेडिकल फैसिलिटी का यूज करें, अपने आप का ध्यान रखें, मेडिकल फैसिलिटी साथ साथ में मतलब डॉक्टर से एडवाइस भी लेते रहें, तो हम एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी के द्वारा पॉजिटिव हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके लास्ट लाइन में आंसर दिया गया है। तो मैंने भी यहाँ पर इसी आंसर को यहाँ से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइंड द सेम वर्ड। एक आपको वर्ड दिया गया है जो है सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट होना। तो सेम यही वर्ड आपको इस पैसेज में आपको फाइंड करना है कि जिसका मतलब भी क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। तो वो वर्ड है कंटेंटेड, जो कि मैंने यहाँ से देख के आपको बताया है, जो हमारा फर्स्ट में ही दिया गया है। इसका मतलब भी होता है संतुष्ट दिमाग। इस तरीके से ये दोनों मीनिंग क्या है, सेम ही है। आप पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो पैसेज में इसके आंसर मिल जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 and 8, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव दिया हुआ है, आपको पैसिव में चेंज करना है। ये तभी हो पाएंगे जब आपको नियम याद रहेंगे। द टाइगर किल्ड अ डियर इन द पार्क, क्योंकि किल्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है तो हम वॉज या वर्ड लिखते हैं, तो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया। अ डियर वॉज किल्ड बाय द टाइगर इन द पार्क। क्वेश्चन नंबर 2, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल। शुड यहाँ पर हमारे पास मॉडल है, तो हमें ये नियम ध्यान होना चाहिए कि जब भी शुड आता है या कोई भी मॉडल आता है उसके पीछे हमेशा बी लगती है, बी की फॉर्म लगती है। तो द ट्रैफिक रूल्स शुड बी, बस हमें सिर्फ बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम लगाते ही हैं। शुड बी फॉलोड बाय यू। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन भी हमने बहुत सॉल्व किए थे वीडियो में, सारे एक एक नंबर के आते हैं। माई फ्रेंड सेड लास्ट आई हैव लॉस्ट माई बैग। तो यहाँ पर माई फ्रेंड की जगह माई फ्रेंड ही रहेगा और यहाँ पर एक विस्मयोदित शब्द दिया हुआ होता है जिसको हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम विद सोरो दैट
आई को चेंज किया माई फ्रेंड से। अगर माई फ्रेंड अगर आप लड़की को मान रहे हो तो यहाँ पर शी आएगा, अगर आप बॉय को मान रहे हो तो यहाँ पर ही आएगा, ही। अब जब भी हैज हैव आता है तो नियम के अनुसार हैज हैव हेड में बदल जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर हेड लगाया है। और हैज हैव हेड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और एक्टिव पैसिव में भी हम थर्ड ही लगाते हैं। तो ही हैड लॉस्ट हिज बैग, अब माई जो है वो फ्रेंड से बदल जाएगा हिज में। अगर लड़की मान रहे हो तो यहाँ पर हर आ जाएगा। ये आप पर डिपेंड है कि आप फ्रेंड को क्या मान रहे हैं। तो आंसर रहेगा माई फ्रेंड एक्सक्लेम विद सोरो दैट ही हैड लॉस्ट हिज बैग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है वो प्रेजेंट में ही रहता है, प्रेजेंट सिंपल में रहता है, वो चेंज नहीं होता। केवल हमने इसका पैटर्न चेंज किया है। द टीचर सेड दैट, दोनों को जोड़ने के लिए दैट हमने बीच में कंजक्शन लगा दिया, दैट सन राइजेस इन द ईस्ट। कोई भी परिवर्तन नहीं होते क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। क्वेश्चन नंबर 11, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट। अब डॉक्टर पेशेंट को कुछ सलाह दे रहा है तो एडवाइस ही देगा, तो हमने यहाँ पर सेड टू को जो है वो चेंज कर दिया है एडवाइस में। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, अब किस चीज के लिए दे रहे हैं एडवाइस? टू टेक कंप्लीट रेस्ट। अब क्योंकि टेक ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जब शुरू होता है कोई भी सेंटेंस तो हमेशा टू के साथ क्या हो जाता है? जुड़ जाता है, और टू के साथ हमेशा वर्ब की क्या आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। और ये जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट टेंस में रहता है, कभी भी टू के बाद सेंटेंस पास्ट टेंस में नहीं जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर टू का लगाकर टेक कंप्लीट रेस्ट वैसा का वैसा लिख दिया है। ये हमने जितने भी अभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आपके मॉडल पेपर के सेक्शन ए के हैं। अब हम सेक्शन बी को कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। सेक्शन नंबर बी, सेक्शन बी में 2 पैसेज दिए गए हैं, दोनों के 4-4 क्वेश्चन है। आपको पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन के जवाब देना है। ध्यान रखना, अगर आपको पैसेज समझ में ना भी आए उसकी हिंदी, तो भी आप लाइन टू लाइन पैसेज को पढ़ के आंसर दे सकते हैं। एक आपके सामने पैसेज दिया गया है, उसके कुछ क्वेश्चन आपको नीचे दिए गए हैं। पैसेज है, वन मॉर्निंग द जेंट लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो। एक बार की बात है, जेंट एक लड़की का नाम है, यहाँ पर किसी और का भी नाम हो सकता है। वो खिड़की के बाहर देख रहा था। ही वॉज ड्रेसिंग, उसने कपड़े पहने हुए थे। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब उसे सर्दियां बुरी नहीं लगती, हो सकता है पहले उसे अच्छी नहीं लगती हो। For he knew that it was merely the spring asleep, और suddenly he rubbed his eyes। इस तरीके से वो बाहर का मौसम देख रहा था और अपनी आंखों को मसलता हुआ थोड़ा सा नींद से जागा। And wonder it the looked and the looked, और बाहर की तरफ वो निहार रहा था, देखे जा रहा था। It certainly was a marvelous sight, और बाहर का दृश्य उसे बहुत अच्छा लग रहा था, शायद वो सपने में भी था। In the corner of the garden, उसे एक गार्डन दिखाई दे रहा था जहां पर कोने में एक बड़ा सारा पेड़ लगा हुआ था। इट इज क्वाइट कवर्ड विद अ लवली व्हाइट ब्लॉसम, और उस पेड़ पर बहुत सारे व्हाइट रंग के फूल जो थे वो खिले हुए थे। चारों तरफ से पेड़ जो था फूलों से ढका हुआ था। इट ब्रांचेस वर गोल्डन एंड द सिल्वर फ्रूट हैंग डाउन एंड द अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय, और जो पेड़ था वो फूलों से ढका हुआ था, उसके अंदर गोल्डन और सिल्वर रंग के उसमें फ्रूट जो थे वो टंगे हुए थे, और उसी पेड़ के नीचे छांव के नीचे एक छोटा सा लिटिल बॉय खड़ा हुआ था उसकी छांव में। Downstairs ran the giant in the great joy and out into the garden। जो जेंट है नीचे सीढ़ियों से उतर कर आया और गार्डन की तरफ जाकर भाग के देखा। He hesitated across the grass and came near to the child। वो थोड़ा सा घबरा रहा था लेकिन जाकर वो क्रॉस करते हुए गार्डन के अंदर गया और जहाँ वो लड़का खड़ा हुआ था लिटिल बॉय उसके पास गया। And when he came quite closer his face grew red with एंगर एंड ही सेड हु हैड डेयर टू वार्न थी। इस तरीके से जो जेंट था वो बहुत ज्यादा सा थोड़ा सा गुस्से में लग रहा था और जाकर उस लिटिल बॉय को बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पेड़ के पास आने की। क्राइड द जेंट, ऐसा कहकर वो चिल्लाने लगा। टेल मी व्हाट आई मे mistake my big sword and slay him, nay answered the child। इस तरीके से वो कह रहा था मैं अपनी तलवार निकालता हूँ और तुम्हें क्या करूंगा, मार दूंगा। और वो जो लड़का था बच्चा वो उससे कह रहा था नहीं नहीं आप ऐसा मत करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे गार्डन में खेलने के लिए आया हूँ। There are the wounds of the love and the little child smiled। इस तरीके से जो बच्चा था वो जेंट को देख रहा था, देखते हुए हंसते हुए उसकी तरफ बोला कि you let me play once in your garden, क्या तुम मेरे साथ अपने गार्डन में खेल सकते हो या मुझे परमिशन दोगे अपने गार्डन में खेलने के लिए। Today you shall come विद मी माई गार्डन विच इज पैराडाइज। इस तरीके से वो बात करते दोनों कि चलो मेरे गार्डन में चलो जहां पर एक वो बहुत बड़ा स्वर्ग है। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग जितना सुंदर। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रन, और उसके बाद वो बच्चा जो था वो चला गया। दे फाउंड दैट द जेंट लाइन डेड अंडर द ट्री, और वो बच्चा देखता है कि जो जेंट होता है उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है और वो पेड़ के नीचे ही लेटा हुआ होता है। ऑल कवर्ड विद द व्हाइट ब्लॉसम, और उसके ऊपर व्हाइट रंग के फूल जो होते हैं वो ढके हुए होते हैं। इस तरीके से एक पैसेज था। अगर आपको पैसेज ना भी समझ आए तो आप लाइन टू लाइन क्वेश्चन को पढ़कर भी आंसर दे सकते हो। अब पहला क्वेश्चन ये है, द जेंट saw the most wonderful sight, what did he see। जेंट ने आंखों को मसलते हुए एक बहुत सुंदर दृश्य देखा। वो दृश्य किस चीज का था, क्या था? तो पहली या सेकंड लाइन में हमें इसका पहला आंसर मिल जाएगा। अगर हम पूरे पैसेज को पढ़ें तो हमें यहाँ से समझ में आ जाएगा।
यहाँ से उसका आंसर है द जेंट शो दैट। यहाँ तक हमने क्वेश्चन से आंसर को बना दिया, उसके बाद हमने यहाँ से इसका आंसर लिखना शुरू किया। इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री कवर्ड विद द लवली वाइट ब्लॉसम, its branches were golden and silver, fruit hung down, and underneath it stood the little boy। इस तरीके से हमने इन दो लाइनों में पहले क्वेश्चन का क्या किया, आंसर फाइंड कर लिया, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। अगर आपको पैसेज ना समझ आए पर लाइन टू लाइन शब्दों को देखकर भी आप आंसर दे सकते हो। कि जो जेंट था उसने अपनी आंखों को मसलते हुए एक बहुत ही सुंदर दृश्य देखा, जिसमें एक पेड़ था कोने पे जो कि फूलों से और व्हाइट और सिल्वर कलर के फ्रूट से जो था वो लदा हुआ था, और जेंट वो उसको जाकर देखना चाह रहा था, और उसी के नीचे एक छोटा सा बॉय था, पेड़ के नीचे वो खड़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हु वाज स्टैंडिंग अंडरनीथ द ट्री। अंडरनीथ का मतलब होता है पेड़ के नीचे या उसकी छांव में। पेड़ के नीचे कौन खड़ा हुआ था, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो आंसर अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, यही मिल चुका है कि द अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय। पेड़ के नीचे एक जो छोटा सा लड़का था वो खड़ा हुआ था। तो आप यहाँ से ही सेकंड का आंसर भी देख सकते हो, यही वापस सेकंड का आंसर है जो फर्स्ट में हमने थोड़ा सा लिया है। तो आंसर है द लिटिल बॉय वाज स्टैंडिंग अंडरनीथ द ट्री। एक छोटा सा बच्चा पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था जिसको जेंट ने देखा था। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई डिड द जेंट फेस ग्रो रेड विद एंगर। जेंट का चेहरा गुस्से से लाल क्यों हो गया था। आंसर है एज ही केम नियर द चाइल्ड हिज फेस रेड विद एंगर। जब वो जेंट जो था उस बच्चे के करीब आया तो उसको देखकर उसका चेहरा जो था गुस्से से लाल हो गया। व्हेन ही शो दैट देयर वर इम्प्रिंट्स ऑफ नेल्स ऑन हिज पाम एंड फीट। जब जेंट ने देखा कि उस बच्चे के क्या इम्प्रिंट्स बने हुए, मतलब निशान है उसके हाथों पर और उसके पाँव के जो निशान है, या कह सकते हैं कि देखकर वो एकदम से उसको डर गया था। तो ये आंसर हमको इस पैसेज में फाइंड करना है यहाँ से। When he come closer, his face grew with anger and said। यहाँ तक हमें पहले इसको लगाना है कि वो आया और उसको देखकर वो कहने लगा कि किस तरीके से तुम, मतलब किस प्रकार से तुमने अपना जो वेश है वो बना रखा है। थोड़ा सा आप अपनी तरफ से भी इसको जोड़कर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डिड द चाइल्ड से टू द जेंट। जब जेंट जो बच्चे के पास आया तो उस बच्चे ने जेंट को क्या जवाब दिया। तो आंसर यहाँ से है द लिटिल चाइल्ड स्माइल। छोटा बच्चा हंसा एंड सेड, बोला, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज पैराडाइज। इस तरीके से बच्चे ने बोला कि मैं तुम्हारे गार्डन में खेलता हूँ, तुम मेरे साथ मेरे गार्डन में चलो जो कि एक स्वर्ग है, एक पैराडाइज है। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन में ही आंसर, पैसेज में ही आंसर को क्या किया, फाइंड किया। आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अब हम इसी के और में इसका सेकंड एक पैसेज और है जिसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 to 19, ये भी एक पैसेज है जो कि अभी हमने डिस्कस किया था, उसके और में है। पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, क्वेश्चन के जवाब देने हैं। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप ऑफ ड्रिंक सेड कॉलेज। कॉलेज कह रहे हैं कि पानी की एक भी बूंद जो है वो बची हुई नहीं है पीने के लिए। Our blue planet 70% of which is water is reeling from acute fresh water scarcity especially in the developing एंड डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट। तो इसके अंदर पैसेज में बताया जा रहा है कि पीने योग्य जो हमारे पानी है वो बिल्कुल भी, जो 70% पानी हमारी अर्थ में है वो बिल्कुल भी अब पीने योग्य नहीं रहा है। जहाँ पर पॉपुलेटेड ज़्यादा है, पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है और जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, वहाँ पर पीने के पानी में कमी आती जा रही है। द रियल कल्पिट्स, कल्पिट्स का मतलब होता है दोषी। द रियल कल्पिट्स आर वी द पीपल। आखिर में दोषी हम लोग खुद ही, हम इंसान ही हैं जो कि पानी को खराब करने के दोषी हैं। क्यों? फॉर वी वेस्ट वाटर इन द इम्प्योरिटी इन बट इन द इंडस्ट्री एग्रीकल्चर वॉशिंग क्लॉथ। क्योंकि हमारे द्वारा की गई एक्टिविटी के द्वारा पानी जो पूरी तरीके से खराब हो रहा है। किस किस में हम लोग पानी का उपयोग करते हैं? इंडस्ट्री में होता है, एग्रीकल्चर में, वॉशिंग क्लॉथ, घर के सभी कामों में पानी का यूज किया जाता है। बाथिंग, नहाने में, शेविंग करने में, इवन पानी को पीने में भी हम लोग उसका यूज करते हैं, इसलिए वो सारा वेस्ट हो रहा है। डू वी रियलाइज हाउ मच वाटर गेट्स वेस्टेड ड्यू टू आवर केयरलेसनेस। क्या हम इंसान जानते हैं कि हमारी लापरवाही की वजह से कितना सारा पानी जो है हर दिन खराब हो रहा है या वेस्ट हो रहा है। रिवर्स आर टर्निंग इनटू ट्रिकल्स। जो रिवर है वो पूरी तरीके से सूखती जा रही है, ट्रिकल्स में बदलती जा रही है। लेक्स एंड पॉन्ड्स आर श्रिंकिंग एंड वेल्स आर ड्राइंग। और जो नदियां, तालाब है वो भी सूखते जा रहे हैं, कुएं भी पूरी तरीके से सूख चुके हैं। व्हाइल द गवर्नमेंट कैन डू लिटिल अबाउट द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। और हमारी गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है पानी को पर्याप्त मात्रा में लोगों तक पहुंचाने की, उसके डिस्ट्रीब्यूशन करने की। इट इज डूइंग दैट ऑल कैन बी
और अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर, और गवर्नमेंट भी कर रही है कि पोर्टेबल वाटर मतलब पानी को पहुंचाया जाए, पीने योग्य पानी को पहुंचाया जाए, स्प्रेड अवेयरनेस और लोगों में जागरूकता भी फैलाई जाए पानी को वेस्ट करने से रोकने के लिए। अबाउट इज द जुडिशियल यूज टू थ्रो द ऑडियो वीडियो कंपेनियन इन द मीडिया, मीडिया के द्वारा हमारी गवर्नमेंट चित्र दिखाकर लोगों को अवेयरनेस के रूप में जागृत कर रही है, बता रही है कि पानी को खराब होने से हमें बचाना है। सिंस वाटर इज अवर लाइफ, तो हम जानते हैं कि जीवन पानी से ही हमारा जो जीवन है वो बनेगा। वी शुड कंजर्वेशन इट प्रॉपर्ली, और हमें पानी को पूर्ण रूप से बचाने का प्रयास करना चाहिए। ये एक पैसेज था जो वाटर क्राइसिस के ऊपर है, पानी के संकट किस प्रकार बढ़ रहा है और उसे कैसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर है। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप पैसेज को पढ़कर भी लाइन टू लाइन आंसर देंगे तो आपको समझ आ जाएगा। व्हाट डिड द कॉलेज से अबाउट द वाटर, कॉलेज ने वाटर के बारे में क्या कहा है, तो पहली लाइन में हमें इसका आंसर मिल जाएगा। कॉलेज सेड वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, पानी तो हर जगह है लेकिन पीने की एक बूंद भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो पानी अवेलेबल है वो पीने योग्य नहीं है। तो पहली लाइन में अगर हम देखें तो हमें इसका जो आंसर है वो मिल जाएगा। ये पहले लाइन में ही हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट मेक्स वी द पीपल रियल कल्प्रिट्स ऑफ द वाटर क्राइसिस, पानी का संकट होने की वजह से हम लोग क्यों दोषी है, मतलब हम इंसान ही क्यों दोषी है पानी के संकट के लिए, क्योंकि हम इंसान ही पानी को वेस्ट कर रहे हैं और उसका अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग कर रहे हैं। तो इसका आंसर यहां से मिल जाएगा हमें, द रियल कल्प्रिट्स आर वी द पीपल, फॉर वी वेस्ट वाटर विद इम्यूनिटी, द इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, वॉशिंग क्लॉथ्स, bathing and shaving, इवन ड्रिंकिंग। ये हमारे सेकंड का आंसर है कि हम इंसान ही दोषी हैं क्योंकि हम पानी का केयरलेस तरीके से उपयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ में नहाने में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, वॉशिंग क्लॉथ में, डोमेस्टिक यूज पानी का अत्यधिक किया जा रहा है। वाई कांट वी टेक वाटर फ्रॉम द ग्रांटेड एनी लॉन्गर, हमें ज्यादा समय तक पानी क्यों अवेलेबल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पानी के जो भी स्रोत हैं वो पूरी तरीके से क्या हो रहे हैं, भरते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। रिवर्स आर टर्निंग इनटू ट्रिकल्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स वर श्रिंकिंग एंड वेल्स आर ड्राइंग अप, क्योंकि ये सारे कारण है जिस वजह से हमारा जो पानी है वो पूरी तरीके से क्या होता जा रहा है, खराब होता जा रहा है। नदियां सूखती जा रही है, तालाब और जो झीलें हैं वो भी सूख चुकी हैं, अब जल का संकट आने वाला, यही सारे कारण है जिस वजह से शायद हमें अब आगे तक पानी ना मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से पानी को उपलब्ध करवा रही है, तो इसका आंसर हम लोग यहां से देखेंगे। द गवर्नमेंट कैन डू little about the natural distribution of water. It is doing all that it can to augment availability of potable water and spread awareness about it. Use of through audio, video, companion in the media. यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर मिला है। आप चाहें तो इसे अपने शब्दों में लिखकर थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट डूइंग नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, गवर्नमेंट जो है पानी को उपलब्ध करवा रही है, उसका नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। ऑल इट कैन डू आर्ग्यूमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर, ताकि पीने का पानी जो है वो हर किसी को अवेलेबल हो सके, एंड टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इट, और साथ ही साथ लोगों में पानी को बचाने की जागरूकता भी गवर्नमेंट के द्वारा फैलाई जा रही है। ऑडियो वीडियो कंपेनियन भी चलाए जा रहे हैं जिसमें लोगों को पढ़ाकर, दिखाकर या समझाकर भी पानी को बचाने की पहल की जा रही है। इस तरीके से गवर्नमेंट अपना हर प्रयास कर रही है पानी को बचाने के लिए। आप चाहें तो इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। पार्ट सी, इसमें भी पैसेज दिए गए हैं, एक पैसेज है और इसके और में आपको सेकंड पैसेज दिया है, दोनों ही सीन है, आपकी बुक में से ही आए हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग, पैसेज को पढ़ना है और पूछे गए क्वेश्चन का जवाब देना है। ऑल थिंग्स इन अ यूनिवर्स इंक्लूडिंग द सन एंड द मून एंड द स्टार्स ओबे सर्टन लॉज, ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं जिसके अंदर चंद्रमा, तारे या फिर हम कह सकते हैं चांद या सूरज आते हैं, ये सभी एक किसी नियम को मानते हैं, सभी चीजें एक नियम को फॉलो करती है, तभी वो ब्रह्मांड में क्या है मतलब गति करती हैं। विदाउट स्टेनिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दिस लॉ, अगर ये अपने आप पर नियंत्रण ना करे, ये नियमों को ना मान ले, ये सारी चीजें चंद्रमा वगैरह जो घूमते हैं, अगर ये नियमों को नहीं मानेगी तो द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन फॉर अ सिंगल मूवमेंट, तो हमारी जो धरती है, जो दुनिया है, वो एक पल के लिए क्या होगी, रुक जाएगी, ठहर जाएगी, अगर ये सारी चीजें भी नियमों को ना माने तो। Whose mission in the life is a service of your fellow man will go to pieces if you don't impose on yourself.
ऑन योरसेल्फ। हर इंसान के जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। वह व्यक्ति जिसका उद्देश्य जीवन का दयालुता होती है, या जो दूसरे फेलो मैन की क्या करता है, मदद करना चाहता है, वही क्या करता है, पूरी तरीके से अपने आप को इम्पोज कर देता है, झोंक देता है, डाल देता है ऑन योरसेल्फ। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, गांधी जी बताना चाह रहे हैं, तो आपने सच्ची जो है वो इंसानियत को क्या किया, निभाया ही नहीं है। सम शॉर्ट ऑफ डिसिप्लिन, हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन अलग अलग प्रकार के होते हैं, हर व्यक्ति में अनुशासन होना बहुत ही जरूरी है। एंड प्रेयर इज अ नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, और जो प्रेयर है वो आध्यात्मिक अनुशासन है। अगर व्यक्ति में अनुशासन होगा तो वो प्रेयर भी करेगा, और प्रेयर करने से वो इंसान भगवान को अपने निकट क्या करेगा, पाएगा। इट इज द डिसिप्लिन एंड द रिस्ट्रेंट्स दैट सेपरेट अस फ्रॉम द ब्रूट। तो इस तरीके से केवल प्रार्थना ही है और अनुशासन ही है। अगर व्यक्ति प्रार्थना करता है, अनुशासन में रहता है, अपने आप पर नियंत्रण करता है, तो यही है जो उसे एक जानवर से क्या कर देती है, अलग बना देती है। ब्रूट का मतलब यहाँ पर एनिमल होता है, जो एनिमल से क्या कर देती है, इंसान को अलग बना देती है। तो इस तरीके से इस पैसेज में हमने पढ़ा कि गांधी जी कुछ नियमों का पालन करने के लिए कह रहे हैं, साथ ही प्रेयर कितनी जरूरी है इसके बारे में हमें बताना चाह रहे हैं। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर को देखते हैं, जिसके आंसर मैंने यहाँ लिखे हैं। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, What will happen if all the things in the universe refuse to follow certain law? Refuse का मतलब होता है मना कर देना या रोक देना। पहले हम कुछ मीनिंग्स को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा क्या होगा अगर यूनिवर्स की सभी चीजें, जिसके अंदर सूरज, चांद और तारे सभी शामिल होते हैं, अगर वो नियमों को ना माने तो क्या होगा। आंसर है द वर्ल्ड विल नॉट गो ऑन अ सिंगल मोमेंट। तो पूरी दुनिया जो है वो एक पल के लिए, एक क्षण के लिए रुक जाएगी अगर इफ द ऑल थिंग्स इन द यूनिवर्स रिफ्यूज टू फॉलो सर्टेन लॉज, अगर ब्रह्मांड में सभी उपस्थित चीजें नियमों को ना माने तो ये पहला ही आंसर हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा कि अगर हम लोग नियमों को नहीं मानेंगे या ब्रह्मांड में जो उपस्थित चीजें नियमों को नहीं मानेगी, तो पहला आंसर हमने देखा द वर्ल्ड विल नॉट गो फॉर अ सिंगल मूवमेंट। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन और आंसर दोनों को मिलाकर लिखा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज अ प्रेयर टू मैन? एक व्यक्ति के लिए प्रेयर या प्रार्थना क्या है? आंसर है प्रेयर इज अ नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। प्रेयर जो एक व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है। प्रार्थना से व्यक्ति में आध्यात्मिक अनुशासन क्या होता है, आता है। इस तरीके से अपन बताते हैं कि जो प्रेयर है वो कितनी ज्यादा जरूरी है। तो हमने यहाँ से लिख दिया, क्वेश्चन का दिया हुआ आंसर भी, प्रेयर इज अ नेसेसरी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है। थर्ड, व्हाट सेपरेट अस फ्रॉम ब्रूट? क्या चीज है जो हम इंसानों को जानवरों से अलग बनाती है? आंसर है डिसिप्लिन एंड द रिस्ट्रेंट सेपरेट अस फ्रॉम द ब्रूट। अगर हमें अनुशासन है, हम प्रेयर करते हैं और अपने आप पर नियंत्रण कर सकते हैं, तो हमें ये सारी चीजें जानवर से अलग बनाती है। लास्ट लाइन में इसका आंसर है, देखेंगे, डिसिप्लिन एंड द रिस्ट्रेंट दैट सेपरेट अस फ्रॉम ब्रूट। ये आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज रूल्स। इस पैसेज में ऐसे मीनिंग को आपको फाइंड करना है जिसका मीनिंग क्या होता है, रूल्स। तो रूल्स का मतलब भी क्या होता है, नियम कानून, और लॉ इसका सेम मीनिंग रहता है। लॉ का मतलब भी क्या होता है, नियम और कानून। तो रूल्स कह दो चाहे लॉज कह दो, एक ही बात है। इस तरीके से हमने पूरे पैसेज को पढ़ा और क्वेश्चन आंसर निकाले। अब क्वेश्चन नंबर 20 के और में आपका एक पैसेज और है जिसको मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपके और के अंदर है। Read the passage and answer the question. When Jambaji was 25 years old, जब जम्बाजी 25 साल के थे, a great disaster took over the whole region. तो उनके क्षेत्र में, उनके गांव में एक बहुत घोर विपत्ति छा गई थी या विपत्ति आ गई थी। The small quantity of rain that used to come regularly ceased altogether. जो थोड़ी बहुत बारिश उस एरिया में होती थी वो भी पूर्ण रूप से क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। मतलब बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। The what suffer वर द कैटल, और सबसे ज्यादा परेशानी किसे उठानी पड़ी, कैटल। कैटल्स का मतलब होता है जानवर। जानवरों को सबसे ज्यादा इस विपत्ति की परेशानी उठानी पड़ी क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी और चारों तरफ सूखा छा गया था। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्राउट, पहले साल सूखा पड़ा था। ड्राउट का मतलब होता है सूखा पड़ना। दे कुड ईट द बाजरा स्टोर इन द हाउस। तो लोगों ने क्या किया, अपने घर में जितना भी बाजरा स्टोर किया हुआ था, तो पहले साल तो बाजरा खा के लोगों ने क्या किया, काम चला लिया। क्योंकि सूखा पड़ रहा था, बारिश हो नहीं रही थी, इसलिए अनाज भी उग नहीं रहा था। तो लोगों ने घर में स्टोर किया हुआ अपना बाजरा खा के एक साल निकाल दिया। पीपल हैड एट एनी ट्रीज दे कुड फाइंड एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव। और जो लोग थे उन्होंने पेड़ों की पत्तियों को भी काटना शुरू कर दिया। यहाँ पर मैनी होगा, एनी की जगह। बहुत सारे पेड़ों की पत्तियों को क्या किया, काटना शुरू
कर दिया, जिस वजह से उन्होंने जो पत्तियां वगैरह जो हुई पेड़ों की, उन्होंने उनका अपने जानवरों को क्या किया, फेड करवाया, जानवरों को भी क्या किया, खाना खिलाया। बट इवन सो देयर वाज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल हंग्री एनिमल, लेकिन इतना पर्याप्त उनको भोजन नहीं मिला कि उनके भूखे जो जानवर हैं उन्हें भरपेट भोजन मिल सके। उनके घर पे चारा भी नहीं था खिलाने के लिए। एंड द ड्रॉट कंटिन्यू फॉर द 8 ईयर, और ये सूखा उस गांव में, उस क्षेत्र में 8 साल तक कंटिन्यू क्या हुआ, छाया रहा। ये हमारा एक पैसेज है, इसको पढ़ने के बाद हमें कुछ आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ ओल्ड वाज जम्बाजी व्हेन द ग्रेट डिजास्टर टुक ओवर द होल रीजन। जम्बाजी उस समय कितने वर्ष के थे जब उनके क्षेत्र में एक विपदा आई थी? तो पहली लाइन में इसका आंसर है व्हेन जम्बाजी वाज 25 इयर्स ओल्ड। तो आप यहां से भी इसको लिख सकते हैं, जम्बाजी वाज 25 इयर्स ओल्ड, अ ग्रेट डिजास्टर टुक ओवर द होल रीजन। तो हमने पहले का आंसर पहली लाइन में ही फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट डिड द कैटल ईट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉट। जितने भी जानवर थे उन्हें पहले साल, सूखे के पहले साल क्या खिलाया गया? क्योंकि सूखा पड़ रहा था, बारिश हो नहीं रही थी, तो जानवरों ने पहले साल क्या खाया? तो यहाँ पे हम लिखेंगे द बाजरा स्टोर इन द हाउस। जो घर में बाजरे की भूसी रखी हुई थी या बाजरा रखा हुआ था, उन्हें जानवरों को पहले साल में खिलाया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई वॉज द सेकेंड ईयर वर्स देन द फर्स्ट ईयर। दूसरा साल जब आया तो भी सूखा तो पड़ ही रहा था, तो दूसरा साल बहुत ज्यादा खराब क्यों था पहले साल के कंपेयर में? तो आंसर है द सेकेंड ईयर वर्स देन द फर्स्ट ईयर। दूसरा साल पहले साल के कंपेयर में भी बहुत ज्यादा खराब था, बिकॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर। क्योंकि अब तो एक भी सूखे तिनके का जो तिनका होता है घास का, वो भी चारों तरफ बचा नहीं था जिसको खिलाकर जानवरों को क्या कर दिया जाए, पेट भर दिया जाए। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसका प्रॉपर आंसर नहीं, अगर हम चाहें तो इसको बनाकर भी अपनी तरफ से लिख सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड शॉर्टेज ऑफ रेन। अगर बारिश नहीं होती है, बारिश की कमी आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? जब बारिश नहीं आती तो हम कहते हैं सूखा पड़ रहा है, तो ये आंसर है ड्रॉट। तो ड्रॉट जो है वो इसका रियल आंसर है, जिसका मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ रेन। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप चाहें तो इसमें से भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप बनाकर भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रादर लॉलेस पर्सन एक्सप्लेन। क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसी के और में ही 21 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि ग्रिफिन लॉलेस व्यक्ति था, कि कैसे है, एक्सप्लेन करो। यस, वी कैन से दैट ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन। हाँ, हम कह सकते हैं कि ग्रिफिन लॉलेस पर्सन था, उसे नियम कानून बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। He did not follow the rules and order to the country. वो जितने भी नियम कानून होते थे उन्हें कभी फॉलो नहीं करता था, ना ही कंट्री में जो हमारे देश के नियम थे उन्हें वो मानता था, अपने देश के नियमों को नहीं वो मानता था। He did not believe in the observing law. उसे नियम कानूनों में भरोसा नहीं था। He set fire in his landlord. उसने बदला लेने के लिए अपने ही मकान मालिक के घर में आग भी लगा दी। He robbed a shopkeeper of all the money he could find. और उसके बाद वो एक दुकान में गया जहां पर वो रात को सोया था, और सुबह निकलते हुए जितनी मनी वो चुरा सकता था उसने दुकानदार के घर से चुरा भी ली, दुकान से चुरा भी ली। He also attacked मिसेस हॉल। उसके बाद वो मिसेस हॉल के रेस्टोरेंट में गया था, होटल में गया, वहां पर उस ग्रिफिन ने मिसेस हॉल पर भी अटैक किया था विद हिज कैप, अपनी टोपी को मारकर। ऑल These examples prove that he was a lawless person. ये सारे उदाहरण हमें बताते हैं कि ग्रिफिन एज ए ह्यूमन बीइंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पर एज अ साइंटिस्ट वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। अब 21 का ही क्वेश्चन और के अंदर आपको दिया गया है, जो कि 21 नंबर क्वेश्चन है। हाउ कैन यू से दैट हरि सिंह वॉज अ सक्सेसफुल थीफ। आप कैसे कह सकते हो कि हरि सिंह जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल एक चोर था? यस, हरि सिंह वॉज अ सक्सेसफुल थीफ। हाँ, हरि सिंह एक बहुत ही सक्सेसफुल चोर था, बिकॉज पुलिस कुड नॉट कैच हिम, क्योंकि पुलिस उसे कभी पकड़ ही नहीं पाई। वो इतनी ज्यादा चालाकी से लोगों को अपनी तरफ कर लिया करता था, या लोगों को अपनी तरफ मतलब रुझा लिया करता था कि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। ही टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। और हर महीने हरि सिंह अपना नाम जो होता था वो बदल लिया करता था। ही डिड नॉट मेड एनी फ्रेंड। ना ही हरि सिंह ने कभी भी अपना किसी दोस्त बनाया था, उसके कोई भी जानकार नहीं थे, ना ही उसके पेरेंट्स थे और ना ही उसका कोई फ्रेंड था। He knew the art of flattery. उसे चापलूसी कैसे करनी है ये बहुत अच्छी तरीके से पता था। He cleverly got job in the अनिल हाउस। और उसने बड़ी ही चालाकता से क्या किया था, अनिल को अपने वश में कर लिया या फिर अपनी बातों में उलझा लिया, और अनिल के यहाँ पर जॉब भी हरि सिंह ने आसानी से पा ली। एंड robbed him। और बाद में अनिल के यहाँ पर उसने चोरी भी की थी। ये सारे उदाहरण बताते हैं कि जो हरि सिंह है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल चोर था। क्वेश्चन नंबर 21 के ही ये दोनों और के जो है क्वेश्चन मैंने आपको
आपको बताए हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में के और में भी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन आफ्टर द ओल्डर बॉय रिटर्न होम एम्प्टी हैंड। ये आपके जो क्वेश्चन है आपके सारे बुक्स के अंदर से ही दिए गए हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। क्या हुआ था जब जो लड़का था वो खाली हाथ लौटा था। ये जो चैप्टर है दर्शन आगा वाले चैप्टर के अंदर से है। आफ्टर द ओल्डर बॉय रिटर्न होम एम्प्टी हैंड, जब वो बच्चा जो खाने के लिए लेने गया था सामान उस दुकान से खाली हाथ लौटा, तब द फैमिली वॉज अपसेट, तो उसके घर में उसकी जो उसकी माँ और जो उसका छोटा भाई था वो देखकर अपसेट हो गए, निराश हो गए। द बॉय वॉज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड फीवर, और उस बच्चे को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, इससे उसको बुखार भी आ गया और वो बहुत ज्यादा कांप भी रहा था। हिज टीथ वर चैटरिंग, और उसके जो दांत थे वो भी सर्दी की वजह से कड़कड़ा रहे थे या बज रहे थे। His mother piled him, उसकी माँ ने उसको कंबल से क्या किया, ढक दिया। The mother noticed the small pile of cover, और उस वक्त जो उसकी मदर थी बॉय की, उसका ध्यान चला उस कवर के ऊपर जो कि उसने ढके हुए थे। तो उसकी मदर सोच रही थी she would sell these the junk store। जंक स्टोर का यहाँ पर मतलब होता है कबाड़ी की दुकान, कबाड़ वाले की दुकान को जंक स्टोर कहा जाता है। तो यहाँ पर उस लड़के की मदर सोच रही थी कि वो ये रजाई के जो कवर है उसे जंक स्टोर पर बेच देगी, बेचने के बाद जो कबाड़ी की दुकान से उसे जो पैसा मिलेगा she would buy some food for her children, तो उन पैसों से वो अपने बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान ले आएगी। इसी का और है सेकंड नंबर जो 22 का है, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एग्जाम के हिसाब से ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है समझाइए। आंसर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग मींस कलेक्टिंग ऑफ रेन वाटर, बारिश के पानी को संग्रह करना या इकट्ठा करना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। The rain water on the roof of the building can also be stored underground, जो छतों पर या इमारतों के ऊपर जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है उस पानी को हम लोग अंडरग्राउंड क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इट इज स्टोर्ड फॉर यूज इन लेटर टाइम्स, ताकि बाद में जब पानी की कमी आए तो बरसात का जो स्टोर किया हुआ पानी है वो हमारे काम आ सके। द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर हेल्प्स इन द टाइम्स व्हेन देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, बारिश का पानी जो स्टोर किया हुआ पानी उस समय हमारी सहायता करेगा जब पानी की हमारे यहाँ कमी हो जाएगी। इट कैन बी यूज्ड टू मीट द हाउस होल्ड नीड्स एंड इट यूज इन एग्रीकल्चर, और बरसात का जो इकट्ठा किया हुआ जो पानी है वो घरों में भी हम उपयोग कर सकते हैं या एग्रीकल्चर में भी विशेष इसका उपयोग किया जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ नूडल। नूडल किस प्रकार का व्यक्ति था उसके बारे में हमें बताना है। आंसर, नूडल इज इंटेलिजेंट, नूडल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था। वैसे तो बात पास्ट की बात है लेकिन प्ले है इसलिए हम इसको प्रेजेंट में बता रहे हैं। नूडल इज इंटेलिजेंट एंड क्लेवर, नूडल जो था वो थिंक टैन से बहुत ज्यादा क्या था, होशियार था और तेज भी था। ही न्यू मोर अबाउट द अर्थलिंग देन थिंक टैन, वो पृथ्वीवासियों के बारे में थिंक टैन से ज्यादा जानता था। He praised think tank before suggesting anything, नूडल जब भी थिंक टैंक से बात करता था तो पहले उसकी प्रशंसा करता था और उसके बाद अपना सजेशन उन्हें देते थे। नूडल्स polite and the humble nature pleases think tank, नूडल का बहुत ही शांत स्वभाव, उसका अच्छा नेचर हमेशा थिंक टैंक को प्रसन्न कर दिया करता था। नूडल इज द न्यू रूलर ऑफ मास, और जब थिंक टैंक छोड़कर चला गया था मास को तो उसके बाद जो नूडल था वही मास का नया राजा बन गया था। इसी का ही एक और के अंदर आपको दिया गया है, इसी का ही और है जो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डू द एनिमल्स कीप देमसेल्फ फिट, जो जानवर है वो अपने आप को किस प्रकार से फिट रखते हैं। द एनिमल्स कीप देमसेल्फ फिट बाय द ट्रस्टिंग देयर ऑन इंस्टिंक्ट, एनिमल जो है अपने आप पर विश्वास रखकर अपने सहज वृत्ति से अपनी बुद्धिमत्ता से अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं। दे ईट ओनली द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, वो उतना ही खाते हैं जितना कि उनके शरीर को जरूरत होती है। ऑल कार्निवर्स एनिमल्स ईट ग्रास व्हेनेवर दे हैव डायरिया एंड इंडाइजेशन, वो सारे मांसाहारी जानवर जो कि रोज मांस खाते हैं लेकिन अगर उनके पेट में इंडाइजेशन रह रहा है या डायरिया की प्रॉब्लम हो रही है तो वो लोग उस दिन मांस ना खा के सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं। जानवरों को भी पता होता है कि अगर हमारे अपच की प्रॉब्लम है तो हमें उस दिन हल्का भोजन करना चाहिए। They regularly lick the soil to get the exact amount of salt, और जानवर जो होते हैं मिट्टी को सारा दिन चाटते रहते हैं क्योंकि उनमें से मिट्टी में से उन्हें क्या मिलता है, भरपूर नमक की जो मात्रा होती है वो उन्हें मिल जाती है मिट्टी से। Their bodies need, जितनी उनकी बॉडी को जरूरत होती है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड। 75 वर्ड्स में आपको पैराग्राफ लिखना है। टॉपिक क्या है, एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, इसके ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ आप अपने शब्दों में ही लिखेंगे। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस, जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है वो सफलता की क्या है, कुंजी है। इट मेक्स एस अवेयर टू
aware of knowledge skills and helps us to progress and develops future। एजुकेशन की मदद से ही हम लोग थोड़ा सा नॉलेज गेन करते हैं, थोड़े से हमारी जो स्किल्स होती हैं, समझने की जो बुद्धि होती है वो भी तेज बनती है। एजुकेशन से ही हम अपनी जिंदगी में प्रोग्रेस करते हैं, प्रगति करते हैं और साथ साथ में हमारा एक नया फ्यूचर भी डेवलप होता है। विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट रीड एंड राइट। बिना एजुकेशन के, बिना शिक्षा के हम ना ही पढ़ पाएंगे, ना ही लिख पाएंगे, ना ही कुछ समझ पाएंगे। इट मेक्स अस सेल्फ डिपेंडेंट। एजुकेशन से हम आत्मनिर्भर बनते हैं एंड प्रोवाइड नॉलेज अबाउट एवरीथिंग। और एजुकेशन से ही हमें सभी चीजों का ज्ञान भी मिलता है। एजुकेशन इज द की फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। एजुकेशन जो है वो पैसे कमाने में भी हमारी हेल्प करती है। मतलब अगर हम एजुकेटेड रहेंगे तो हम कहीं पर भी जॉब करके पैसे कमा सकते हैं, जो कि हमारे इकोनॉमिकल ग्रोथ को भी क्या करती है, बढ़ाती है। पीपल कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट एजुकेशन। जो व्यक्ति एजुकेटेड नहीं है वो कुछ भी अपनी जिंदगी में अचीव नहीं कर पाते। एजुकेशन गिव यू पावर टू नो योर स्ट्रेंथ। एजुकेशन से ही हमें अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको जानने का मौका मिलता है, हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं उसके बारे में हमें पता चलता है। यू कैन इजिली टेक द राइट पाथ टू अ सक्सेसफुल कैरियर। एजुकेशन से ही हम अपना एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं या कह सकते हैं अपने करियर में कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अगर हम एक शब्दों में कहें, एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ अ सक्सेसफुल करियर। तो एजुकेशन ही एक नींव है, एक फाउंडेशन है हमारे जीवन की या हमारे फ्यूचर की। इस तरीके से एजुकेशन हर व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इस पैराग्राफ के अंदर बताया गया है। आप चाहें तो आप अपने शब्दों में भी अपने अनुसार लिख सकते हैं। अगर आपको ये समझ आए तो आप ये भी लिख सकते हैं। इसी के और में आपको चाइल्ड लेबर का पैराग्राफ दिया गया है जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन के और में है स्टॉप चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर हम सभी जानते हैं, छोटे बच्चों से जो मजदूरी करवाई जाती है, 14 साल से कम बच्चों को, उन्हें चाइल्ड लेबर कहा जाता है। चाइल्ड लेबर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्री। जितने भी राष्ट्र विकसित हो रहे हैं उन सब में चाइल्ड लेबर सबसे जो खतरनाक जो है वो प्रॉब्लम है आज के समय की। चाइल्ड लेबर means employ the children below the age of 14 to 18 years old in the industry। चाइल्ड लेबर का मतलब है 14 से 18 साल तक के बच्चे या उनसे कम उम्र के बच्चों को इंडस्ट्री वगैरह के अंदर खतरनाक काम करवाया जाता है, जिनकी उम्र भी नहीं होती ये काम करने की, उन्हें चाइल्ड लेबर कहा जाता है। We often see young boys and girls working in the tea stall। हम अक्सर देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जिनकी पढ़ने की उम्र होती है वो गरीबी की वजह से 2 पैसा कमाने के लिए टी स्टॉल में काम करते हैं या रोड साइड जो दुकानें लगी हुई होती है उसमें काम करते हैं, होटल वगैरह के अंदर भी वो कप वगैरह धोने का काम करते हैं। इस तरीके से ये बच्चे जो होते हैं कुछ पैसा कमाने के लिए चाइल्ड लेबर करते हैं। द वेजेस गिवन टू दिस चिल्ड्रन आर मच लेस कंपेयर टू द वेजेस ऑफ एडल्ट। इन बच्चों को जो तनख्वाह होती है या जो मजदूरी होती है वो भी बहुत कम दी जाती है। काम ज्यादा करवाया जाता है लेकिन पैसा जो है वो कम दिया जाता है बड़े लोगों के कंपेयर में। अ नंबर ऑफ पुअर पीपल इन अवर कंट्री इज वेरी लार्ज। हमारे देश के अंदर जो अगर हम भारत की बात करें तो बहुत सारे लोग जो है वो गरीब लोगों की श्रेणी में या कम्युनिटी के अंदर आते हैं। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द चिल्ड्रन, तो द प्रैक्टिस ऑफ द चाइल्ड लेबर कंटिन्यू। इस वजह से बच्चों का शोषण किया जा रहा है और ये शोषण लगातार चलता ही जा रहा है। देयरफॉर टू स्टॉप चाइल्ड लेबर पॉवर्टी मस्ट बी कंट्रोल। तो अगर हमें चाइल्ड लेबर को रोकना है तो हमें जो गरीबी है उसे कंट्रोल करना ही होगा। अगर गरीबी कंट्रोल होगी तो ही बच्चे जो होंगे वो रुक पाएंगे मजदूरी करने से। द अनदर रीजन बिहाइंड इज अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरा रीजन भी ये है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिस वजह से गरीबों को भरपेट मतलब कमाने के लिए कोई साधन नहीं मिल पा रहा है और वो अपने बच्चों को भेज देते हैं कहीं ना कहीं काम करने के लिए। टू स्टॉप चाइल्ड लेबर द अवेयरनेस मस्ट बी स्प्रेड एवरीवन। तो हमें इसको रोकने के लिए सभी को जागरूक करना पड़ेगा, साथ ही साथ बच्चों को शिक्षित करना पड़ेगा। इस तरीके से हम कुछ प्रयास करके चाइल्ड लेबर को हमारे देश में रोक सकते हैं। मैंने ये लिखवाया है, आप अपने शब्दों में भी इन्हें लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्लेन द फ्लोइंग स्टैंजास विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। आपको एक स्टैंजा दिया जाएगा जो कि पोएम के बीच में से हो सकता है, उसके आपको रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन के अंदर आंसर लिखना है, जैसा कि एक एग्जाम्पल के रूप में दिया है। द पर्सन हु रिस्क नथिंग डैश चेंज ग्रो लव एंड लाइफ। ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, एग्जाम में आपको पूरा लिखा हुआ आएगा, जिससे आप पोएम को सबसे पहले पहचानेंगे कि पोएम कौन सी है। उसके बाद आप लिखेंगे सबसे पहले रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है कि पोएम किस मतलब पोएम का जो नेम है वो क्या है और उसके राइटर का क्या नेम है, यही रेफरेंस होता है। तो आपको फिक्स याद रखना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। जो भी पोएम से वो लाइनें ली गई आपको उसका नाम लिखना है। जैसे ये वाला जो स्टैंजा है ये रिस्क पोएम से लिया गया है। दीज लाइन्स
लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क रिटन बाय द जेनेट ग्रैंड। यहाँ पर आप राइटर का नाम लिख देंगे। कॉन्टेस्ट में उन चीजों को लिखेंगे जो कि उस भाग के अंदर बताए जा रहे हैं। जैसे इसके अंदर बताया गया है, द पोएम सेज that every activity in the human in a man's life involve risk। तो राइटर ये कहना चाहते हैं कि जो इंसान के जीवन में चाहे कोई भी काम हो उसमें रिस्क हमेशा शामिल रहता है। रिस्क मस्ट बी टेकन, इसलिए हमें हमेशा रिस्क को उठाने की क्षमता रखनी चाहिए। ये हमारा छोटा सा कॉन्टेस्ट रहता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में, जिसमें व्याख्या लिखी जाती है। जो भी आपको पैराग्राफ स्टैंजा दिया जाता है उसको आपको बढ़ाकर लिखना होता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, अ पर्सन हु अवॉइड टेकिंग रिस्क, अ मैन हु अवॉइड टेकिंग रिस्क इज एन इनएक्टिव पर्सन। राइटर के अनुसार या पोइट के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में कभी भी रिस्क नहीं लेता है वो इनएक्टिव रह जाता है। इनएक्टिव मतलब वो सक्रिय नहीं रहता, निष्क्रिय हो जाता है, वो जीवन में आगे कुछ सीख ही नहीं पाता है। He gets nothing, उसे जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। He is unable to make any progress in life, वो अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाता है या आगे नहीं बढ़ पाता। The people who don't take risk may save themselves from suffering and sorrows। एक बहुत ज्यादा अच्छा फायदा है, जो व्यक्ति रिस्क नहीं उठाते उनको एक फायदा होता है, क्योंकि उन्हें दुख और दर्द का या पीड़ाओं का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि काम करेंगे जब प्रॉब्लम सामने आएंगी। जो व्यक्ति काम कुछ करेगा ही नहीं तो उसे प्रॉब्लम भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। केवल ये एक ही उसका एक फायदा रहता है कि वह व्यक्ति अपने आप को सेव कर सकता है, बचा सकता है फ्रॉम सफरिंग एंड सोरो, दर्द, दुख या पीड़ाओं से। बट दे कांट लर्न समथिंग न्यू, लेकिन वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नया नहीं सीख पाएगा अगर उसने रिस्क को नहीं लिया। दे कांट ग्रो, ना ही वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। कांट लव, ना ही वो किसी को प्यार कर पाएंगे और बदले में ना ही उन्हें कोई प्यार मिलेगा। एंड दे कांट लिव इन रियल सेंस, और उनकी जो जिंदगी जीने का जो मकसद है या कह सकते हैं एक इंसानी जो जीवन है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। इसलिए राइटर यही कहना चाहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में रिस्क उठाने के लिए एनी टाइम तैयार रहना चाहिए, उससे डर कर हमें कार्य को बंद नहीं करना चाहिए। इसी के और में आपका एक सेकंड स्टेंजा है जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, और का ये सेकंड आपका स्टेंजा है, आई फील इनटू ग्रीफ डैश बट ब्रीडेड देयर कोड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो स्टेंजा जो लिया गया है ये हमारी सेकंड पोएम से लिया गया है। सबसे पहले हमें लाइनों को देखकर पोएम को पहचानना, उसके राइटर का नाम जो है वो उसको याद करना, इस तरीके से हम समझ पाएंगे। रेफरेंस में लिखा है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई गुड राइट हैंड रिटन बाय चार्ल्स मैकी। इस तरीके से हमने रेफरेंस में पोएम का नाम लिखा जो माई गुड राइट हैंड है, उसके बाद हमने इसके राइटर का नाम लिखा। अब कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि लाइनों में आखिर कहा क्या गया है, राइटर क्या कहना चाह रहे हैं। द पोइट वंस माइट हैव बीन अ रिच बट लेटर ही वॉज फेस एविल डेज। एक बार पहले पोइट जो थे वो काफ़ी अमीर थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई कि जो राइटर हैं वो क्या हो गए, गरीब हो गए, या उन्हें बहुत बुरे परिस्थिति से गुजरना पड़ा। उस समय उन्होंने क्या फेस किया वो इस स्टैंजा में बताना चाह रहे हैं। फिर एक्सप्लेनेशन में हम लाइन टू लाइन क्या करेंगे, लिखेंगे। द पोइट सेज दैट वंस ही हैड टू फेस एविल डेज। राइटर कहते हैं कि एक बार उन्हें बुरे स्थिति से या बुरे जो कहते हैं समय से गुजरना पड़ा था। ही मेड कंप्लेंट्स ऑफ हिज पुअर कंडीशन टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव। तो राइटर ने अपनी स्थिति की, अपनी पुअर जो हालत थी, अपनी गरीबी हालत की शिकायतें करना शुरू किया, अपनी स्थिति के बारे में बताया। किसे बताया, अपने फ्रेंड्स को बताया और अपने रिलेटिव्स को बताया। राइटर सोच रहे थे कि वो कहीं ना कहीं मेरी मदद करेंगे, बट ऑल इन वेन। लेकिन ये सब कुछ क्या हो गया, वेस्ट चला गया, क्योंकि राइटर की उस वक्त किसी ने भी मदद नहीं की जब उन्हें मदद की जरूरत थी। हिज कंपेनियन नाउ अवॉइडेड हिज कंपनी। जो भी राइटर के साथी थे, मित्रगण थे या रिश्तेदार थे, अब राइटर की कंपनी छोड़कर चले गए। कंपनी का मतलब है साथ छोड़कर चले गए, क्योंकि राइटर जो थे गरीबी का सामना कर रहे थे। ऑल वर गिविंग ओनली एडवाइस। सभी लोग राइटर को सिर्फ अच्छी सलाहें दे रहे थे कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन रियल में कोई भी राइटर की मदद नहीं कर रहा था। दे वर अफ्रेड ऑफ हेल्पिंग हिम विद देयर वेल्थ। और कोई भी अपना पैसा देकर या पैसों से संबंधित राइटर की उस गरीबी की हालत में मदद नहीं कर रहा था। सबको डर था कि राइटर वापस पैसा कैसे उन लोगों का चुका पाएंगे। इस तरीके से राइटर जो है इस स्टैंजा में बताते हैं कि जब इंसान बुरे समय से गुजर रहा होता है, विशेषकर आर्थिक संकट उस पर आया हुआ होता है, तो सभी लोग का साथ छोड़कर उसी वक्त चले जाते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने अकॉर्डिंग आप अपने शब्दों में भी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नंबर 26। अब हम ई सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन नंबर ई का क्वेश्चन नंबर 26। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड। आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको अपने शब्दों में पैराग्राफ लिखना है। जो शब्द सीमा है वो 80 शब्द है। पहला है माय फेवरेट टीचर। माय फेवरेट टीचर पर आपको अपने शब्दों में पैराग्राफ लिखना है।
आई एम अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन अजमेर। मैं गवर्नमेंट सीनियर स्कूल का एक विद्यार्थी हूँ, लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं। देयर आर अबाउट 25 टीचर्स इन माई स्कूल। मेरे स्कूल में लगभग 25 जो हैं वो अध्यापक या अध्यापिकाएं हैं। आउट ऑफ दीज मिसेस पूजा जैन इज माई फेवरेट टीचर। उन सभी टीचर्स के अंदर मिसेस पूजा जैन जो है वो मेरी फेवरेट टीचर है। अब वो फेवरेट क्यों है, आपको ये रीजन भी यहाँ पर देना है। शी इज माई क्लास टीचर, क्योंकि पूजा मैडम जो है वो मेरी क्लास टीचर है। शी टीचेज अस इंग्लिश। वो हमें क्या सब्जेक्ट पढ़ाती है, इंग्लिश पढ़ाती है। शी इज अ जेंटल एंड काइंड लेडी। वो बहुत ही व्यवहार की अच्छी है और बहुत ज्यादा काइंड है, दयालु लेडी है। शी बिलीव्स इन हैविंग अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड सिंपल लिविंग। मैडम जो है, जो मेरी फेवरेट मैम है पूजा मैम, वो मानती है कि जीवन में अनुशासन होना चाहिए, सख्त अनुशासन होना चाहिए और जीवन को साधारण रूप से जीना चाहिए। शी हैज वास्ट नॉलेज ऑफ हर सब्जेक्ट। उन्हें अपने सब्जेक्ट का बहुत गहरा ज्ञान है। शी ऑल्सो टेक्स अस फॉर एजुकेशनल टूर्स एंड ट्रिप। वो हमें जो स्टूडेंट्स को जो है एजुकेशनल ट्रिप पर बाहर लेकर जाती है, टूर पर लेकर जाती हैं। शी इंस्पायर्स स्टूडेंट्स टू टेक पार्ट इन गेम्स। और साथ ही वो बच्चों को इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है कि बच्चों को गेम्स में भाग लेना चाहिए। शी हेल्प्स इन स्प्रेडिंग मोरल वैल्यूज अमंग्स द स्टूडेंट्स। और वो साथ ही मॉरल वैल्यूज को भी हम स्टूडेंट्स के बीच में फैलाती हैं। एंड दिस इज वाई मिसेस पूजा इज माई फेवरेट टीचर इन द स्कूल। यही कारण है कि मिसेस पूजा जो है वो मेरी फेवरेट टीचर है मेरी स्कूल में। इस तरीके से ये सिंपल सा आपको माई फेवरेट टीचर के ऊपर पैराग्राफ दिया है। आप अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं। आपकी जो फेवरेट टीचर है उनका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 के और में आपका दूसरा पैराग्राफ है इंपॉर्टेंस ऑफ स्कूल लाइब्रेरी। स्कूल की लाइब्रेरी की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है। द लाइब्रेरी इज द टेम्पल ऑफ नॉलेज। लाइब्रेरी जो है वो मंदिर है एक तरीके से ज्ञान का। इट हैज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ बुक्स फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट। लाइब्रेरी में अलग अलग प्रकार की किताबें रखी हुई होती है। लगभग सभी प्रकार की किताबें आपको मिल जाती है जो अलग अलग राइटर की या सब्जेक्ट्स की होती हैं। इट हेल्प्स चिल्ड्रन टू know more about the world and also helps to kids in developing love for books। लाइब्रेरी होने की वजह से बच्चे जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हैं और पूरे ज्ञान को, पूरे वर्ल्ड के ज्ञान को बच्चों को एक ही जगह पे मिल जाता है। साथ ही लाइब्रेरी या बुक्स जो है वो बच्चों में डेवलप करती है, एक आदत को विकसित करती है और बुक्स के प्रति उनका जो रुझान है वो क्या करती है, डेवलप करती है। इन लाइब्रेरी स्टूडेंट्स कैन बोरो एंड टेक बुक्स। लाइब्रेरी होती है तो बच्चे वहाँ से किताबों को उधार लेते हैं या लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ सकते हैं या वो घर पे भी लेके जा सकते हैं एट होम एंड रिटर्न देम आफ्टर दे हैव फिनिशिंग रीडिंग। और पूरी किताब को पढ़ने के बाद जो बच्चे हैं वो वापस लाइब्रेरी में आकर बुक्स को रिटर्न कर देते हैं। द काम साइलेंट एंड द पीसफुल एनवायरनमेंट ऑफ अ लाइब्रेरी इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन। अगर कोई लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ता है तो वहाँ का शांत और एकदम अच्छा और साइलेंट जो वातावरण होता है वो बच्चे को पढ़ने में बहुत अच्छी मदद करता है। साथ ही उसका कंसंट्रेशन, उसकी एकाग्रता भी बढ़ती है। बाय रीडिंग मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ने से स्टूडेंट कैन लर्न अ लॉट। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है एंड बिकम वेरी इंटेलिजेंट, और बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी बनते हैं। थस द लाइब्रेरी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल फॉर स्टूडेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट की लाइफ में लाइब्रेरी का भी अहम भूमिका होती है। इस तरीके से आप चाहें तो कुछ नए शब्दों को जोड़कर अपनी तरफ से भी पैराग्राफ को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो पैराग्राफ हम कर रहे थे, थर्ड पैराग्राफ है लोकल फेयर। आपको एक मेले का वर्णन करना है, आप चाहे अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। अ विजिट ऑफ अ फेयर इज ऑलवेज थ्रिलिंग। जब भी हम मेले में जाते हैं हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। थ्रिलिंग मतलब वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा रोमांचकारी रहता है। लास्ट वीक आई विजिटेड द फेयर ऑफ माई सिटी। पिछले हफ्ते मैं एक मेले में गया था जो कि मेरे सिटी मतलब मेरे शहर में ही लगा हुआ था। देयर वर मैनी शॉप्स एंड स्टॉल्स ऑफ अ वैरायटी ऑफ थिंग्स। उस मेले में अलग अलग टाइप की क्या लगी हुई थी, दुकानें लगी हुई थी जिसमें अलग अलग सामान जो था वो सजा हुआ था। पीपल वर विजिटिंग दीज शॉप्स इन ग्रुप। लोग समूह में, ग्रुप्स में इन दुकानों में घुस रहे थे। मैनी पुलिसमैन एंड स्काउट्स वर देयर। वहां पर बहुत सारी पुलिस और स्काउट्स भी खड़े थे जो कि भीड़ को मैनेज कर रहे थे। देयर वर मैनी स्विंग्स एंड मैरी गो राउंड। वहां पर बहुत सारे झूले भी लगे हुए थे और गोल घूमने वाले जो झूले होते हैं, मैरी गो राउंड उन्हें कहा जाता है, वो भी लगे हुए थे। पीपल वर लाफिंग एंड एंजॉइंग डेइंग। लोग वहां पर बड़े ही खुश थे, आनंद उठा रहे थे मेले का और झूला झूल रहे थे। आई ब्रॉट सम टॉयज एंड स्वीट्स फॉर माई लिटिल सिस्टर। मैंने भी उस मेले में बहुत मजा किया और कुछ मिठाइयाँ खरीदी, कुछ खिलौने खरीदे अपनी छोटी बहन के लिए। आई वॉज टायर्ड। फिर मेले घूमने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गया या थक गई। आई
आई रिटर्न होम, और फिर मैं वापस अपने घर की तरफ आ गया या आ गई। इस तरीके से आप सिंपल सा एक लोकल फेयर के बारे में भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, यू आर सौरभ लिविंग इन जयपुर। एक लेटर है आपके सामने, क्योंकि अपने फ्रेंड को लिखना है, इसलिए ये लेटर आपको पहचानना है कि फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। ये आपको एक जो लेटर दिया हुआ है वो इनफॉर्मल है। यू आर सौरभ लिविंग इन जयपुर, आप सौरभ है, आप जयपुर में रहते हैं। योर फ्रेंड दिनेश हैज स्कोर्ड फर्स्ट रैंक इन स्कूल 10th बोर्ड एग्जामिनेशन। आपका जो फ्रेंड है दिनेश, उसने 10th की परीक्षा में फर्स्ट रैंक क्या की है, हासिल की है अपने स्कूल में। राइट अ लेटर कांग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस। तो आपको एक लेटर लिखना है और अपने फ्रेंड दिनेश को बधाई देनी है। तो सबसे पहले हमें पता है हम भेजने वाले का क्या लिखते हैं, पता लिखते हैं। अब अगर आपको एड्रेस दिया गया हो तो वही माने, वरना अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस नहीं दिया हुआ, इसलिए मैंने एड्रेस अपनी तरफ से लिख दिया, क्योंकि आप जयपुर के रहने वाले, इसलिए आपने जगह का नाम जयपुर लिखा। उसके बाद हम डेट लिखते हैं, जिस डेट को आप लेटर लिख रहे हो वो डेट आएगी। लिख किसके रहे हो, फ्रेंड को, तो फ्रेंड से पहले आप डियर शब्द का यूज कर सकते हो। तो डियर दिनेश, दिनेश यहाँ पर लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में दिनेश दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन में कुछ नेम दिया गया है तो आपको वही लिखना है, सेम टू सेम। उसके बाद आप लिखेंगे आई एम वेल हेयर एंड होप यू विल बी सेम देयर। मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी वहाँ पर ठीक होंगे। आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर रोल नंबर इन द न्यूज़पेपर। अब सौरभ दिनेश को कह रहा है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैंने जैसे ही न्यूज़पेपर में तुम्हारे रोल नंबर को देखा। यू हैव स्कोर्ड फर्स्ट रैंक इन 10th बोर्ड एग्जामिनेशन, और आपके 10th में क्या आई है, फर्स्ट रैंक आई है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर ग्रैंड सक्सेस। मैं तुम्हारी इस बड़ी उपलब्धि पर तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट या बधाई देना चाहता हूँ। आई फील वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। यू वर्क हार्ड एंड गॉट द फ्रूट, तुमने मेहनत की और जिसका तुम्हें अच्छा फल भी प्राप्त हुआ। आई विश यू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, मैं तुम्हारे लंबी उम्र की कामना करता हूँ। आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस अचीवमेंट, मैं तुम्हारी इस उपलब्धि पर फिर से तुम्हें एक बार और बधाई देता हूँ। विद लव, मेरे प्यार के साथ मेरे इस पत्र को स्वीकार करें। योर लविंग फ्रेंड, अपना नाम आपको जो दिया हुआ वो लिख देंगे सौरभ, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन की चीजों को देखते हुए एक कांग्रेचुलेशन का एक बधाई पत्र अपने फ्रेंड को लिखा है। आप चाहें तो इसमें कुछ और भी चेंजेस करके इसे लिख सकते हैं। अब हम इसके सेकेंड ऑप्शन जो और में दिया हुआ है ईमेल, उसको डिस्कस करते हैं। राइट एन ईमेल टू डायरेक्टर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट, आपको डायरेक्टर ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट राजस्थान के डायरेक्टर को एक ईमेल लिखना है टू सेंड यू द डिटेल अबाउट द कंप्यूटर कोर्सेज इंस्टीट्यूट, और उनसे पूछना है कि उनके इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर कोर्सेज जो है वो कौन कौन से चल रहे हैं। सिंपल सा हमें ये फॉर्मेट जो है वो ध्यान में रखना है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी फॉर्मेट खुद को बनाना है, सिर्फ आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। फॉर्मेट में आपको याद रखना है कि सबसे पहले टू लिखा जाता है, फिर सीसी, बीसीसी सब्जेक्ट और फिर टेक्स्ट लिखा जाता है। इसके अंदर टू में ईमेल आईडी लिखी जाती है जो कि सामने वाले की होती है। अगर दी गई होती है क्वेश्चन में तो आप वही लिखे, नहीं दी जाती तो आप अपनी तरफ से कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ध्यान रखना बच्चों, हमेशा जो ईमेल जो अपने भेजते हैं, ईमेल आईडी जो होती है वो हमेशा स्मॉल लेटर में होती है, स्पेस नहीं दिया जाता, @ लगाया जाता है, साथ में डोमेन नेम भी लगाया जाता है। इस तरीके से मैंने बनाकर यहाँ पर लिखी है। सीसी और बीसीसी के कॉलम को आपको बनाने हैं, लेकिन दोनों कॉलम खाली रहेंगे, इनको बनाकर आपको ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन में ही दिया जाता है अबाउट या फॉर, अबाउट या फॉर के बाद जो भी दिया जाता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। जिसमें दिया हुआ है कंप्यूटर कोर्स की आपको डिटेल मांगनी है, तो आपने सब्जेक्ट में लिखा डिटेल अबाउट द कंप्यूटर कोर्स रन बाय योर इंस्टीट्यूट, आपके जो भी इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर कोर्स चल रहे हैं उनके बारे में हमें जानकारी चाहिए। टैक्स में आप सर मैडम दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे। अब आप अपने बारे में बताएंगे क्योंकि जिसको आप ईमेल भेज रहे हैं वो आपको नहीं जानते हैं। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर, आपने बता दिया कि मैं इस स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ जो जयपुर राजस्थान का ही हूँ। प्लीज प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज, तो आपने बोला कि मुझे ईमेल के थ्रू आप कंप्यूटर कोर्सेज की सारी डिटेल दे दीजिए। रन्स बाय योर इंस्टीट्यूट, जो कि आपके इंस्टीट्यूट या कोचिंग में चल रहे हैं। विद कोर्स टाइम ड्यूरेशन एंड फीस स्ट्रक्चर, साथ साथ में आप ये भी बताइए कि कौन सा कोर्स कितने समय का रहेगा, साथ ही उसकी जो स्ट्रक्चर है, फीस जो है वो कितनी रहेगी। सो इट कुड बी इजी टू मी टू डिसाइड माई कंप्यूटर कोर्स प्लानिंग, तो ये सारी जानकारी लेने के बाद मेरे लिए आसान रहे कि मुझे कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना है और किस तरीके से करना है। उसके बाद आप उन्हें थैंक यू कहेंगे। योर्स ओबीडेंटली फेथफुली, दोनों में से आप कुछ भी लगा सकते हैं, सिंसियरली भी यहाँ पे लगा सकते हैं, और नीचे आप अपना नाम लिख देंगे। अगर नाम दिया जाता है तो वही लिखेंगे, नहीं तो आप अपनी तरफ से मानेंगे। और ध्यान रखना लास्ट में आपको इस बॉक्स को क्लोज जरूर करना है। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आपके ईमेल के अंदर आपको बना के आना है। क्वेश्चन नंबर 27 की और में आपकी एक लेटर और है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है और
योगा की क्या इंपॉर्टेंस है जीवन में उसे बताना है। सबसे पहले जैसे हम एड्रेस लिखते हैं, हमने एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दी, जिसको आप लिख रहे हो डियर अजय, अजय आपके फ्रेंड का नेम है। आई एम वेल हियर एंड होप यू विल बी सेम देयर, मैं यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो और उम्मीद है कि तुम भी वहाँ पर ठीक हो। आई होप योर स्टडीज आर गोइंग वेल, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। आई नो दैट यू बिकम गेट नर्वस अबाउट योर एग्जाम, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ऐसा सुना है कि जब एग्जाम आने वाले होते हैं तो तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हो या घबरा जाते हो। इट इज बेस्ट वे टू प्रैक्टिस योगा, अगर तुम अच्छी तरीके से योगा की प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे अंदर की जो नर्वसनेस है वो भी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। इट हेल्प्स टू मेंटेन द हेल्थ एज वेल एज माइंड स्टेबिलिटी, योगा जो है हमारे हेल्थ को तो मेंटेन करता ही करता है, साथ साथ में हमारे दिमाग की एकाग्रता को भी क्या करता है, स्टेबल बनाए रखता है। योगा कीप्स अस फिजिकली एंड मेंटली फिट, योगा से इंसान जो है उसका फिजिकली भी फिट रहता है और मेंटली भी वो फिट हो जाता है। योगा रिमूव्स नेगेटिव ब्लॉक्स फ्रॉम द माइंड, योगा करने से हमारे अंदर की नकारात्मक जो दिमाग होता है, जो शक्तियां होती है वो क्या होती है, दूर हो जाती है। एंड इंक्रीजेस सेल्फ अवेयरनेस, साथ ही साथ योगा करने से हमारा दिमाग तंदुरुस्त बनता है, स्वस्थ बनता है, और साथ साथ में अवेयरनेस में हमारे अंदर भर जाती है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू रिड्यूस स्ट्रेस, और योगा जो है स्टूडेंट की जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टूडेंट की जिंदगी में तनाव, स्ट्रेस रहता है, जिसको हटाने के लिए योगा करना जरूरी है। एज वी नो द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंटरनेशनल योगा जो दिवस होता है वो 21 जून को हर साल बनाया जाता है। योगा इज अ फिजिकल मेंटल प्रैक्टिस, योगा करने से फिजिकली और मेंटली इंसान दोनों तरीके से स्वस्थ हो जाता है। सो डोंट फॉरगेट द प्रैक्टिस ऑफ योगा, तो हमें योगा की प्रैक्टिस करना भूलना नहीं चाहिए, प्रतिदिन अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए और योगा को करना चाहिए। योर लविंग फ्रेंड अरुण, इस तरीके से आपने एक इनफॉर्मल लेटर लिखकर अपने फ्रेंड को योगा की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 वर्ड, आपको 80 वर्ड में पैराग्राफ लिखना है। ये आपके रोड सेफ्टी के अंदर से क्वेश्चन है। पहला टॉपिक है कार पुलिंग, कार पुलिंग पर आपको पैराग्राफ लिखना है अपने शब्दों में। कारपूलिंग इज द बेस्ट वे ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए, हमारे वातावरण के लिए कारपूलिंग सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। व्हेन वी यूज अ व्हीकल, a car or a vehicle for more person, it is called carpooling। तो कारपूलिंग का मतलब क्या होता है, किसी एक व्हीकल में कई सारे लोगों को बिठाना, जितनी उसमें बैठने की क्षमता है उसे कारपूलिंग कहा जाता है, जिसे हम शेयरिंग कहते हैं। जैसे स्कूल की बस होती है, उसमें एक ही बस में कितने सारे स्टूडेंट बैठकर आते हैं, कोई कार होती है उसमें 4-5 जने बैठकर आते हैं, उसे कारपूलिंग कहते हैं, जिसमें अलग अलग व्हीकल का यूज ना करके एक ही व्हीकल का यूज करके कई सारे व्यक्ति एक जगह पर जाते हैं। इट सेव फ्यूल, अब इसका हमें फायदा क्या है, कारपूलिंग में जो पेट्रोल होती है या फ्यूल होता है उसकी बचत की जाती है। इट हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, साथ ही अजनबी लोग हमारे मित्र बन जाते हैं। वी कैन शेयर अ कार इफ 4 people go to the same workplace, हम एक कार का यूज कर सकते हैं अगर 4 लोग एक ही जगह पर काम करने के लिए जा रहे हैं। इट इज बेनिफिशियल टू कीप आवर एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, और हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन से बचाने के लिए भी कार पुलिंग एक बहुत अच्छा तरीका है। इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग एक्सीडेंट, साथ ही कार पुलिंग से एक्सीडेंट को भी अवॉइड किया जा सकता है। इट सेव्स फ्रॉम गेटिंग रश ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड, साथ ही कार पुलिंग में हम रोड के अंदर जो ट्रैफिक्स वगैरह होते हैं उनसे भी बच सकते हैं। थस द कार पुलिंग शुड बी मेड कंपल्सरी, इसलिए कार पुलिंग को कंपल्सरी अनिवार्य रूप से लागू कर देना चाहिए। कार पुलिंग का मतलब यही है कि हम एग्जाम्पल देखें तो जब एक स्कूल की बस होती है तो एक ही बस में कितने सारे बच्चे अलग अलग जगहों से आते हैं, उसे कार पुलिंग का एग्जाम्पल कहा जा सकता है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 के और में आपके सेकंड पैराग्राफ है ड्रंकन ड्राइविंग, मतलब शराब के नशे में ड्राइविंग करना कैसे खतरनाक हो सकता है, हमें इसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है। आंसर है ड्रंक ड्राइविंग इज अ क्राइम, मतलब शराब पीकर गाड़ी को चलाना अपराध माना जाता है। सच ड्राइवर्स प्ले विद द लाइफ ऑफ thousands of innocent people on roads around the nation, ऐसे लोग जो शराब पी के ड्राइविंग करते हैं वो ना जाने कितने हजारों लोगों की जान जो है वो क्या कर देते हैं, इनोसेंट लोगों को मार देते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता होता है नशे की हालत में कि रोड पर जो है किस प्रकार से गाड़ी चलानी है। अ डेथ ड्यू टू ड्रिंक ड्राइविंग डज नॉट अफेक्ट ओनली द विक्टिम बट इट अफेक्ट एवरीवन अराउंड हिम, एक जने की डेथ जो कि शराब पीने वाले व्यक्ति के द्वारा होती है वो केवल उसी पीड़ित को ही सिर्फ इफेक्ट नहीं करता बल्कि उसके पूरे परिवार को, पूरे नेशन को क्या करता है, इफेक्ट करता है। वी शुड नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव ऑन द रोड, हमें किसी को भी ड्रिंक करके कभी भी ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, पब्लिक प्लेस या रोड पर नहीं। अ ड्राइवर मस्ट रियलाइज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्राइवर को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। लाइफ ऑफ अ लॉट ऑफ
पीपल इन हिज हैंड, उसे ये पता होना चाहिए कि कितने सारे लोगों की जिंदगी उस ड्राइवर के हाथ में है जो कि गाड़ी चला रहा है। अगर वो ठीक से गाड़ी नहीं चलाएगा या ड्रिंक करके चलाएगा तो सभी लोगों की जान को खतरा है। सो अ ड्राइवर मस्ट ड्राइव अ व्हीकल वेरी केयरफुली, इसलिए गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर को बहुत अच्छी तरीके से सावधानी पूर्वक गाड़ी को चलाना चाहिए। ही मस्ट हैव अ लाइसेंस, और गाड़ी चलाने का उसके पास लाइसेंस भी होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अ ड्राइवर शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल, इसके अलावा ट्रैफिक रूल को ड्राइवर को पूर्ण रूप से फॉलो करना चाहिए। लाइक नॉट क्रॉसिंग स्पीड, ज्यादा हाई स्पीड में गाड़ी को क्रॉस नहीं करना, मेंटेनिंग व्हीकल, अपने व्हीकल को मेंटेन करना, साथ ही अगर टू व्हीलर है तो हेलमेट लगाना, और ड्रिंक करके ड्राइव तो बिल्कुल भी नहीं करना। ये छोटा सा एक पैराग्राफ है जो कि ड्रंक ड्राइवर पर है, आप इसके अलावा अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का ही और में आपके एक क्वेश्चन और है, एडवांटेज ऑफ सेफ ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग के क्या फायदे हैं उसे हमें पैराग्राफ के रूप में लिखना है। ये तीनों में से आपको कोई एक करना है, ऑप्शन में तीनों, इसलिए मैंने तीनों सॉल्व करवाए हैं। 6 नंबर का आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है। सेफ ड्राइविंग इज टू ड्राइव केयरफुली, सेफ ड्राइविंग का मतलब होता है सावधानी पूर्वक गाड़ी को चलाना, सेफ ड्राइविंग कहलाती है। फॉर सेफ ड्राइविंग वन शुड ड्राइव इन स्पीड लिमिट, पुट ऑन सीट बेल्ट, यूज इंडिकेट। तो सेफ ड्राइविंग में आखिर कोई करता क्या है? सेफ ड्राइविंग में अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आप सीट बेल्ट को पहनिए, गाड़ी की जो स्पीड है उसको कंट्रोल कीजिए, गाड़ी को मोड़ रहे हैं तो इंडिकेटर दीजिए। अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो आप हेलमेट को पहनिए, इंडिकेटर को दीजिए और गाड़ी की स्पीड को भी कम कीजिए। नियमों को फॉलो करते हुए गाड़ी को चलाना सेफ ड्राइविंग कहलाती है। द सेफ ड्राइविंग हैज मैनी बेनिफिट, सेफ ड्राइविंग करने से कई सारे फायदे हैं, जैसे इट सेव्स लाइफ, सबसे पहला तो ये हमारी जिंदगी को, हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है। अ नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स डिक्रीज, और हर दिन होने वाले जो रोड एक्सीडेंट्स है उसकी मात्रा भी कम हो जाती है यदि इंसान ढंग से ड्राइविंग करे तो। इट ऑल्सो सेव अवर मनी, साथ ही हमारे पैसों की भी बचत होती है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा पैसा भी बचेगा। लेस मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल इज रिक्वायर्ड, अगर आप ढंग से गाड़ी चलाएंगे स्पीड कंट्रोल करते हुए तो आपके व्हीकल्स की मेंटेनेंस भी आपको बार बार करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो भी ठीक रूप से चलेगी। इट ऑल्सो यूज लेस फ्यूल कंजप्शन, और साथ ही आपका जो पेट्रोल या फ्यूल है वो भी क्या लगेगा, कम लगेगा अगर हम ढंग से स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। सो सेफ ड्राइविंग इज इंपॉर्टेंट फॉर अदर्स सेफ्टी एज वेल एज और ओवर वेल बीइंग। तो अच्छी ड्राइविंग करना या सेफ ड्राइविंग करना हमारी खुद की तो सेफ्टी है ही, साथ ही साथ हम जिसको अपने साथ लेकर जा रहे हैं उसकी सेफ्टी भी हमारे हाथों में रहती है। इस तरीके से इस पैराग्राफ में हम सेफ ड्राइविंग को बता रहे हैं। एक स्लोगन है, ड्राइव सेफ बी सेफ, गाड़ी को सुरक्षित चलाइए और खुद भी सुरक्षित रहिए। आप चाहें तो आप अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं। ये आपके पैराग्राफ थे। इस पूरी वीडियो में हमने 2021 का मॉडल पेपर डिस्कस किया, हर एक चीज आपको सॉल्व करके बताई गई है। पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, फिर भी अगर कुछ आपको समझ ना आए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। पूरा वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा एग्जाम इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आएगा। साथ ही हमने नंबरिंग भी की गई है, ये जो पैराग्राफ है वो 6 नंबर का आएगा, सभी क्वेश्चन में नंबरिंग भी की गई है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, प्रॉब्लम होने पे हमें कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।